है ककनार ककनार दरभा विकास खंड में। हम वहीं के रहने वाले हैं। सन 2000 में मैंने भारत का सबसे बड़ा एग्रीकल्चर लोन इंडिविजुअल का उस समय 1,56,00,000 रुपया एडीबी ब्रांच जगदलपुर से लिया। हमारी जमीनें नीलामी में लग गई। 70,000 जो किसान हैं या 27,000 जो किसान हैं, ये कोई जिंदाबाद मुर्दाबाद वाले नहीं है, वो किसान संगठन वाले नहीं, केवल मार्केटिंग के लिए जुड़े हैं। कुल मुझे 6 बार देश का सर्वश्रेष्ठ किसान पुरस्कार मिला है। राष्ट्रपति जी ऐसे हाथ पकड़ के अब पूरे अपनत्व के भाव से, मैन यू शुड गो फॉर द प्रोसेस, आई हैव वेरी गुड फ्रेंड्स। जब देश का राष्ट्रपति आपका हौसला बढ़ाए, बिल्कुल, उस दिन मैंने तय कर लिया कि मैं प्रोडक्ट बना के रहूंगा। नमस्कार दर्शकों, मैं उपेंद्र और द पोस्ट की आज की कड़ी बेहद ख़ास होने जा रही है, क्योंकि आज हम आपकी मुलाकात करवा रहे हैं आपकी मांग पर डॉक्टर राजाराम त्रिपाठी से। त्रिपाठी साहब किसी परिचय के मोहताज नहीं हैं, जाने माने कृषक हैं, पूरी दुनिया में इनका नाम है और न जाने कितने अवार्ड से इन्हें नवाजा गया है। स्वागत करते हैं डॉक्टर राजाराम त्रिपाठी साहब का। सर बहुत बहुत स्वागत है। नमस्कार आपका। नमस्कार उपेंद्र जी, मैं द पोस्ट देखने सुनने वाले सभी साथियों का अभिनंदन करता हूं। धन्यवाद जी। सर, ये हमारी दर्शकों की दरअसल बड़े लंबे समय से मांग थी कि आपकी मुलाकात हो जाए हमारी इस एपिसोड में, और क्योंकि वो आपके बारे में जानने को बहुत इच्छुक हैं। एक समय ऐसा था कि सफ़ेद मूसली को लेकर के आपकी एक पहचान बनी थी बस्तर में, और आज भी लोग आपके नाम को सफ़ेद मूसली से जोड़कर देखते हैं। तो खबरों का जो सिलसिला चला उस वक्त और आज भी जारी है, आपका जो सफ़र है जारी है, और सीधी सी बात है कि आपके बारे में हम आपसे सवाल करने जा रहे हैं। पहला प्रश्न मैं रखता हूँ जी। स्वागत। आप कहाँ के रहने वाले हैं और आपकी शिक्षा दीक्षा कहाँ हुई? देखिए, हम छत्तीसगढ़ अभी बना है, पहले मध्य प्रदेश था जी। मध्य प्रदेश के बस्तर जिले में बेहद पिछड़ा क्षेत्र रहा है दरभा विकास खंड में, जो झीलम घाटी, जो कि करीब कई दर्जनों कांग्रेसी नेताओं की शहादत के लिए जाना जाता है। हम बस वहीं से थोड़ी दूर में गांव है ककनार दरभा विकास खंड में। हम वहीं के रहने वाले हैं। हमारी 5वीं पीढ़ी अभी चल रही है जी। हमारे ग्रैंडफादर्स वो आए हुए थे बहुत साल पहले, और तब से 5वीं पीढ़ी तक हम वहीं हैं। मेरी शिक्षा दीक्षा ककनार में हुई और प्राइमरी वहाँ पढ़ा, मिडिल स्कूल हमने दरभा से परीक्षा दी, और जहाँ एक घटना हुई वहाँ तो हम दलिया बनाने के लिए लकड़ी बीनने जाते थे। अच्छा। इससे आप अंदाज लगा सकते हैं कितना घना क्षेत्र था। और कॉलेज की शिक्षा के लिए मैं ककनार से साइकिल से आता था। 25 किलोमीटर साइकिल चला के आते थे, 25 किलोमीटर जाते थे, और 2-4-5 किलोमीटर शहर भी जरूर घूमते थे हर बार, जो शहर का एक अपना आकर्षण हुआ करता था। तो लगभग 60 किलोमीटर प्रतिदिन हम लोग साइकिल चलाते थे। आज के ज़माने में 40 किलोमीटर की मैराथन होती है, और हमारा साल के 300 दिन मैराथन होती थी। तो कॉलेज आपने जगदलपुर से किया? जी, कॉलेज किया। अच्छा। मैंने बीएससी की मैथमेटिक्स से। अच्छा। फिर एमएससी उस समय यहाँ थी नहीं, केवल इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में थी, और फिजिक्स मैथमेटिक्स में एमएससी नहीं थी, इसलिए एमए इकोनॉमिक्स किया, फिर एमए हिस्ट्री किया, और फिर हिंदी लिटरेचर के बाद हमने लॉ किया है, LLB। साथ ही साथ सोशियोलॉजी में, इंग्लिश लिटरेचर में, पॉलिटिकल साइंस में लगातार पढ़ते रहा। अभी इसी साल हमने एमए सोशियोलॉजी का फाइनल एग्जाम दिया। मैं और मेरी बेटी एक साथ एग्जाम देने जाते हैं। अच्छा। तो लोग हंसते भी हैं कई बार। और साथ ही मैंने डॉक्टरेट भी किया। मेरी जो तीसरी PhD है अभी हाल ही अवार्ड हुई है, और इसी मार्च 2024 को 5 मार्च को, यानी अभी 2 दिन बाद, माननीय मुख्यमंत्री जी, गवर्नर जी और शायद प्रधानमंत्री जी के वर्चुअल प्रेजेंस में हमें गांडा समाज के ऊपर, गांडा जनजाति के ऊपर PhD पर अवार्ड मिलेगा। और उल्लेखनीय है कि गांडा जनजाति पे देश में ये पहली PhD मानी जा रही है। ओके जी। अच्छा, जहाँ तक हमें जानकारी है कि आप गवर्नमेंट डिपार्टमेंट में भी कहीं थे, और वो किस विभाग में थे और कब आपने सर्विस ज्वाइन की थी? देखिए, सर्विस के मामले में बड़ा भाग्यवान कहा मानूंगा अपने आप को। बीएससी पास करते ही सबसे पहले मेरे एडीओ में सहायक विकास विस्तार अधिकारी में नौकरी लगी। अच्छा। फिर यूडीटी की परीक्षा उन दिनों मिनी पीएससी से होती थी, उसमें भी मैंने प्रदेश में टॉप किया। अच्छा। फिर उसके बाद सीएमओ में सिलेक्ट हुआ,
कॉलेज के प्रोफेसर में, गवर्नमेंट कॉलेज दंतेवाड़ा में प्रोफेसर के रूप में संविदा नियुक्ति हुई। लेकिन अच्छी नौकरी के लिहाज से मैंने बैंक की नौकरी को पाया। तो उस समय बैंकिंग सर्विस रिक्रूटमेंट बोर्ड BSRB के द्वारा स्टेट बैंक ने भर्ती की थी करीब 12 ऑफिसर, तो और उन्हें ग्रामीण बैंक भेजा था स्टेट बैंक ने, और मैंने ग्रामीण बैंक ऑप्ट किया और ग्रामीण बैंक में कुछ साल मैंने सेवाएं दी। सन 2000 में मैं नौकरी को रिजाइन करके फाइनली पूरी तरह से खेती करना तय किया। खेती तो बचपन से करता रहा। जी, विचार कैसे आया मतलब इसमें खेती करने का? देखिए, खेती तो मैं बचपन से करता था। अच्छा। क्योंकि मेरे दादाजी अच्छे किसान थे और हम 7-8 साल के थे तब से सुबह वो बिल्कुल उन दिनों रिवाज था कि बच्चों को जल्दी सुबह उठाओ और हम खेत में जाके कठोर परिश्रम करते थे उनके साथ। और कोई मुरब्बत दादाजी बच्चा है करके नहीं बरतते थे। आज का ज़माना होता तो शायद बाल श्रम कानून लग जाता। अच्छा। बहरहाल नौकरी छोड़ के करने का ख्याल आया। इसके पीछे एक बड़ी रोचक कहानी है जी। जब मैं बैंक में था तो मुझे वसूली का अधिकारी बनाया गया था और मैंने देखा बस्तर में ज़्यादातर ट्रैक्टर वाले जो किसान हैं डिफॉल्टर हैं। तो जब पहले मैंने सोचा कि क्या कारण है कि कर्जा ले लेते हैं लोग, पटाते नहीं हैं, और सारे बाहर के अधिकारी भी गालियां देते थे किसानों को। तो चूंकि मैं बस्तर का था तो मैं जाके उनसे उनकी भाषा में पूछता था कि दादा क्यों नहीं पटाते हो? तो बोले घाटा हो रहा है, कहाँ से पटाएंगे, ट्रैक्टर लाए हैं तो उतना प्रॉफिट नहीं हो रहा है खेती में। फिर मैंने एग्रीकल्चर का इकोनॉमिक्स को देखा और जो बैंक एक अप्रेजल लेटर बनाती है कि ट्रैक्टर खरीदेगा, इतना चलेगा, ट्रैक्टर से ये फायदा होगा, इससे इतना कर्जा पटाएगा, इतना ब्याज पटाएगा। मैंने उन प्रोजेक्ट का अध्ययन किया तो पाया कि खेती के आंकड़े जो हैं पूरे गलत हैं। अच्छा। तो मैंने नाबार्ड के चेयरपर्सन देश की जो थे उनको एक चिट्ठी लिखी कि ये जो आप लोग, नाबार्ड जो है ना बैंकों का बैंक है, सभी बैंकों को वही रास्ता बताता है। तो जब वहाँ मैंने चिट्ठी लिखी तो उन्होंने बॉम्बे बुला लिया और उन्होंने कहा प्रूव करो। तो मैंने प्रूव किया कि वास्तव में जो आंकड़े हैं खेती के वो सही नहीं है और खेती आज घाटे का सौदा है। तो उन्होंने कहा कि उन्होंने कहा कि भाई जो आप कह रहे हो तो सही है, लेकिन केवल समस्या बताने से काम नहीं चलेगा। अगर आप बोल रहे हो कि खेती घाटे का सौदा है तो उसको फायदे का कैसे लाया जाए बताओ। तो वो एक टर्निंग पॉइंट था। उन्होंने कहा कि भाई सवाल तो कोई भी उठा देगा, समस्या तो कोई भी उठा देगा, समस्या का हल भी तो आपको ढूंढना चाहिए जी। अगर ढूंढ सकते हो ढूंढो। मैंने उसे चैलेंज के रूप में लिया। अच्छा। लौट के आया, नौकरी छोड़ी। हालांकि मेरा इस्तीफा जल्दी स्वीकृत नहीं हुआ। अच्छा, 21 साल की बात थी ये, 99-2000 की बात है। तो मेरा कई महीनों तक लगभग मेरा इस्तीफा स्वीकृत नहीं हुआ। तो बैंक में अगर आपका इस्तीफा स्वीकृत नहीं होता तो बड़े संशय की बात होती है, या तो कोई आप गबन किए हो इसलिए आपका इस्तीफा स्वीकृत नहीं हो रहा है। अच्छा। तो फिर मैंने चिट्ठी लिखी कि भाई मेरा इस्तीफा क्यों नहीं स्वीकृत आप कर रहे हैं। तो बैंक ने मुझे बुलाया और पूछा भाई आप क्यों नाराज हैं। मैंने कहा 8-8 महीना हो गया, अगर मेरे खिलाफ कोई जांच है तो बताएं, अन्यथा मुझे मुक्ति करें। तो उन्होंने कहा कि भाई त्रिपाठी जी, हम लोगों को पता है कि आप अच्छे बैंक अफसर हैं और ये भी पता है कि आप हर्बल ओरबल की खेती नौकरी के साथ कर रहे हैं, तो आप 2-4 साल और जारी रखिए, फिर VRS मिल जाएगा। बैंक अफसर की नौकरी जल्दी मिलती नहीं है जी। और आपके 2 छोटे बच्चे भी हैं, नौकरी छोड़ दोगे तो क्या होगा। हम एक परिवार के मुखिया के नाते आपसे पूछना चाह रहे थे। तो मैंने उनसे कहा कि सर मैं बैंक में, मुझे आप एक अच्छे अधिकारी के रूप में जानते हैं और आज जब मैं खेती करता हूं तो जब मैं खेत जाता हूं तो मेरा ध्यान बैंक के टारगेट पे रहता है कि बैंक के काम पे, और जब मैं बैंक में रहता हूं तो मेरा ध्यान मेरे खेत में रहता है। तो मैं दोनों काम हाफ हार्टली कर रहा हूं, आधे अधूरे मन से। तो इससे पहले कि मुझे एक बुरा अधिकारी के रूप में आप जानो, मैं छोड़ना चाहता हूँ। अच्छा। तो उन्होंने बहुत अप्रिशिएट किया। उन्होंने कहा कि ठीक है, आपका उज्जवल भविष्य की कामना करते हैं। तो इस तरह से नौकरी छोड़ा और खेती में पूरी तरह से आ गए। अच्छा। तो आपने एक कंपनी बनाई, उसके बाद में क्या नाम है कंपनी का? देखिए, कंपनी जब बैंक, चूंकि हमारे पास पैसे तो थे नहीं, तो हमने बैंक से कर्जा लेके खेती करने की सोची। तो 97-98 में चूंकि मैं खुद बैंक में था, तो मैं छोटे भाई अनुराग त्रिपाठी के नाम से बैंक ऑफ इंडिया कोंडा गांव से 24 लाख का लोन लिया और 2 साल में हमने पटा दिया। और उसके बाद जब मैंने बैंक की नौकरी छोड़ दी तो सन 2000 में मैंने भारत का सबसे बड़ा एग्रीकल्चर लोन इंडिविजुअल का उस समय 1,56,00,000 रुपया ADB ब्रांच जगदलपुर से लिया और करीब राजनगर में पूरे क्षेत्र में करीब 50 एकड़ में सफेद मूसली लगाई। अच्छा। क्योंकि इससे पहले 2-3 साल सफेद मूसली में सफलता हासिल किया था, बैंक ऑफ इंडिया का लोन लेके पटा भी चुका था। लेकिन हुआ ये कि वो जो मूसली 1600 रुपये किलो बिकती थी, उस सन 2001-2002 में जब मेरे प्रोडक्शन आया तो वो
2000 रुपया या 1600 रुपये में बिकने वाली मूंगफली धीरे धीरे रेट गिरते गिरते 400 रुपये किलो पे आ गई। अच्छा। अब मूंगफली के छीलने सुखाने का खर्चा ही 200 रुपया 250 रुपया किलो का है। जी, जी। उस समय भी था। तो 400 रुपये किलो पे आ गई तो कितने ही किसान बर्बाद हो गए। हमारी जमीनें नीलामी में लग गई। बहुत डिफेम हुए मूंगफली में। इसलिए मैं कहता हूँ कि मूंगफली ने हमें मतलब फर्श से अर्श पे पहुंचाया, फिर पटका भी। अच्छा। लेकिन हम हार नहीं माने। हम ना मूंगफली की खेती छोड़ी ना जड़ी बूटी की खेती छोड़ी। मेरे साथियों ने, मेरे आदिवासी भाइयों ने, सबने साथ दिया, मेरे परिवार ने साथ दिया। हम लगे रहे और फिनिक्स की तरह दोबारा अपनी राख से हम फिर उठ खड़े हुए। अच्छा। हमने छोड़ा नहीं। जबकि मूंगफली की खेती नाम सुन के किसान भाग खड़े होने लगे। भाई जो 2 लाख 2.5 लाख रुपए एकड़ में बीज डाले और अगर उसको फायदा ना हो तो क्या करेगा। बिल्कुल बिल्कुल। लेकिन मेरा मानना है कि मूंगफली का कोई दोष नहीं है। मूंगफली आज भी विश्व में सबसे ज्यादा प्रभावी मतलब ताकत की औषधियों में है। और अभी ओपन सीक्रेट है, इसके ऊपर कई देशों ने रिसर्च भी किया है। तो इसलिए मूंगफली की खेती की यहाँ पे। एक बात और बताना चाहूंगा कि मूंगफली के बारे में लोगों को भ्रम है कि यहाँ मूंगफली नहीं होती और आप यहाँ क्यों चालू किए। तो मैं बताऊंगा कि मूंगफली की 16 प्रजातियां हैं। अच्छा। जिनके पत्ते और फूल तो एक जैसे दिखते हैं, लेकिन मार्केटेबल मूंगफली क्लोरोफाइटम बोरीविलियम एक ही प्रजाति है। और जब मैंने इसकी खेती की सोची तो जंगलों में मूंगफली की एक प्रजाति काफी पाई जाती है। अच्छा। बस्तर में भी उसको लड़ेनी कांदा भी बोलते हैं, राम कांदा भी बोलते हैं लोकल में। लेकिन वो क्लोरोफाइटम ट्यूबरोजम है। अच्छा। पत्ती एक जैसी है, फूल एक जैसे हैं, लेकिन उसकी जड़ों का आकार अलग है और औषधि गुण एकदम अलग है उसकी। यही कारण है कि उसका व्यावसायिक उसका कोई मूल्य नहीं है। तो मैंने सोचा जब वही प्रजाति यहाँ हो जाती है तो उसका भाई बंद दूसरी प्रजाति क्यों नहीं होगी, इसलिए मैंने उसकी खेती की। अच्छा। फिलहाल आपके पास कितने किसान जुड़े हुए हैं आपके साथ में और कितनी कृषि करने के लिए ज़मीन है? देखिए, जो मार्केटिंग के लिए हमने सेंट्रल हर्बल एग्रो मार्केटिंग फेडरेशन एक फोरम बनाया जहाँ ये तय किया कि भाई जो जैविक खेती कर रहे हैं किसान और जो जड़ी बूटी की कर रहे हैं, हम सब खेती अपनी अपनी जगह भी करेंगे। और यदि एक साथ मिलकर करेंगे तो कॉमन बाउंड्री करेंगे। जैसे कि राजनगर में 160 एकड़ है तो राजाराम त्रिपाठी की नहीं है खाली। अगर आप उठा के जाएंगे, भू नक्शा देखेंगे कई किसान हैं, मिल के कॉमन बाउंड्री हम किए हैं। और जो उत्पादन आता है, जिसका जितना उत्पादन है उसको उस उत्पादन का रेट मिलता है। एक लिस्ट चली जाती है कि उपेंद्र जी का इतना माल है, राजाराम जी का इतना माल है, इनका इतना माल है, साथ में उनका बैंक खाता नंबर, सबको पता है किस रेट में जा रहा है, कहाँ जा रहा है। कोई दलाली नहीं, फेयर मार्केटिंग हो। तो इसमें मेरा प्रश्न ये है कि फिलहाल किसानों की कितनी संख्या? इसमें तकरीबन पूरे भारत की अगर बात करें तो करीब 27,000 किसान हैं। छत्तीसगढ़ में बस्तर की अगर हम बात करें तो करीब 700 परिवार सीधे जुड़े हैं। जो आपके जी 700 परिवार जुड़े हैं। और जैविक खेती की बात करें तो 25 गांव हैं। 25 गांव में तकरीबन 60-70 हजार किसान बस्तर में जैविक खेती से जुड़ चुके हैं। इनमें 3 कैटेगरी हुई। एक वो किसान जो जैविक खेती की जड़ी बूटी कर रहे हैं मिलकर, एक वो किसान जो जैविक खेती कर रहे हैं सभी चीजों की, ठीक है, एक वो किसान हैं जो देश के में कहीं पर भी है जैविक खेती कर रहे हैं, लेकिन मार्केटिंग चैम्प यानी सेंट्रल हर्बल एग्रो मार्केटिंग फेडरेशन के बैनर पे उस प्लेटफॉर्म पे कर रहे हैं। और ये 70,000 जो किसान हैं या 27,000 जो किसान हैं, ये कोई जिंदाबाद मुर्दाबाद वाले नहीं है, वो किसान संगठन वाले नहीं, केवल मार्केटिंग के लिए जुड़े हैं। अच्छा, आजकल आप कितने प्रकार की क्रॉप लेते हैं और इसके बाजार कहाँ कहाँ हैं? देखिए, हम जो फसल का चुनाव इससे करते हैं, पहली चीज तो यहाँ की जलवायु पे हो जाए, दूसरा जो एक्सपोर्ट भी होता हो और इंपोर्ट भी होता है। एक्सपोर्ट हो रहा है तो भारत को डॉलर यूरो मिले, और यदि इंपोर्ट हो रहा है तो भारत का डॉलर यूरो बचे। तो इस तरह में हम करीब 25 कमर्शियल क्रॉप ढूंढे हैं जिसकी हम खेती करते हैं, जिसमें प्रमुख खेती में है ऑस्ट्रेलियन टीक यानी लकड़ी, जो कि सागौन जैसे होता है, उसको लगाते हैं। उससे छाया भी मिलती है और जड़ी बूटियां जंगलों में पेड़ों की छाया भी होती है, तो नेचुरल उनको वातावरण मिल जाता है। फिर उसकी पत्तियों से खाद भी हम बना लेते हैं और वो पौधा नाइट्रोजन फिक्सेशन भी करता है, यानी यूरिया या नाइट्रोजन की भी जरूरत नहीं पड़ती। फिर उसके नीचे हम हल्दी, सफेद मूंगफली, स्टीविया, तरह तरह की इंसुलिन प्लांट, इस तरह बहुत सारी फसलें हैं जिनकी खेती हम पेड़ों के नीचे लेते हैं। और मुख्य फसलों में काली मिर्च है,
ऑस्ट्रेलियन टीक है, सफ़ेद मूसली है, इंसुलिन प्लांट है, इस तरह की फसलें हमारी मुख्य फसलों में। अच्छा, तो ये इनके बाज़ार आप कहाँ पर रखते हैं? इनके बाज़ार देखिए, डोमेस्टिक मार्केट में दिल्ली में है मार्केट, अमृतसर में है, गुजरात में नवसारी में है, और एक्सपोर्ट मार्केट की बात करें तो हम ज़्यादातर यूरोपियन और अमेरिकन मार्केट को टारगेट करते हैं। अच्छा त्रिपाठी जी, आपको सर्वश्रेष्ठ किसान के सम्मान भी मिल चुके हैं, तो ये सम्मान कब और कहाँ कितनी बार मिले हैं? देखिए, चूँकि हम लोगों ने इस देश में पहला जो सर्टिफाइड ऑर्गेनिक हर्बल फार्म है 1996-97 में हमने अप्लाई किया, 2000 में मिला हमें, तो पहला इकोसर्ट से सर्टिफाइड ऑर्गेनिक फार्म हमारा है। 2007 में हमें सर्वश्रेष्ठ निर्यातक पुरस्कार दिया गया, जो नेशनल हार्टिकल्चर बोर्ड भारत सरकार के साथ दिया जाता है 2007 में, और 2011 से 2012, 2017, 2019, 2020, 2022 कुल मुझे 6 बार देश का सर्वश्रेष्ठ किसान पुरस्कार मिला है, जो 3 बार मतलब अलग अलग कृषि मंत्री रहे हैं। जो हरीश रावत कृषि मंत्री कांग्रेस के समय थे, उनके समय, शरद पवार जी के समय, फिर भैरव शेखावत जी के द्वारा, फिर जो 3 बार भाजपा के कृषि मंत्री थे, 3 बार कांग्रेस के। जी सर, जैसा आपने बताया कि कंपनी के पास में फिलहाल 1100 एकड़ के आसपास ज़मीन है और किसान कोई 700 के आसपास आप कह रहे हैं, तो तब कंपनी का प्रतिवर्ष टर्नओवर कितना रहता है? देखिए, कंपनी तो पहले बताऊं, कंपनी तो गठित करना ही डिजास्टर था। जब हम बैंक के लोन लेने गए तो उन्होंने कहा कि भाई करोड़ रुपया, जब सन 2000 में हम मांगने गए तो उन्होंने कहा कंपनी बनाओगे तो लोन देंगे। तो हमने कंपनी बना ली। जब कंपनी लेके गए तो उन्होंने कहा जमीन को मॉर्गेज करना पड़ेगा। तब कंपनी के नाम तो जमीन थी नहीं, जमीन तो राजा राम या उनके भाइयों के नाम पे थी। तो उन्होंने कहा फिर ठीक है, फिर कंपनी रहने दो। तो कंपनी बेवजह बनाई पहली बात तो, और कंपनी के नाम पे जमीनें खरीदना भी मेरे ख्याल से बाद में समझ में आया कि खेती जो है, खेती कंपनी के जरिए बजाय अगर हम इंडिविजुअल कैपेसिटी में करें, तो आज इंडिविजुअल कैपेसिटी पे तकरीबन अगर परिवार की बात करें तो 700 एकड़ के आसपास जमीन है। कंपनी के पास 150 के आसपास एकड़ जमीन होगी। और अगर टोटल हम 7 भाई हैं, दामाद भी हैं, परिवार भी हैं, अगर देखेंगे तो करीब 40 आदमियों के नाम पे जमीन। तो बांटेंगे तो हम गरीबी रेखा के नीचे आ जाएंगे। तो चूंकि हमें पता है कि सीलिंग एक्ट जो है उससे ज़्यादा ज़मीन हम नहीं ले सकते। जी। अच्छा, तो ये शुद्ध लाभ जो है कितना होता है अभी कुछ? देखिए, जिसे टर्नओवर कहते हैं, तो खेती में टर्नओवर नाम की कोई चीज़ नहीं होती, क्योंकि बिजनेस होता है। जैसे बिजनेस में 10 लाख का खरीदा बेचा 1 महीने में, तो 20 लाख हो गया टर्नओवर। 10 लाख का खरीदा, 10 लाख का बेचा, और फिर 12 महीने तक वो चला तो 2.5 करोड़ का आपका टर्नओवर हो गया। लेकिन खेती में साल में एक बार उत्पादन लिया, एक बार टर्न हुआ और हो गया। ओके, ठीक है। तो हमारा जो ग्रुप का प्रोडक्शन है उसके हिसाब से हम लगभग 25 करोड़ के आसपास का हमारे ग्रुप की आय है। और हर किसान की आय इसमें इंडिविजुअल अलग अलग कैलकुलेट होती है। तो जैसे कि मुझे रिचेस्ट फार्मर ऑफ द इंडिया अवार्ड मिला अभी हाल में, कुछ महीने पहले। तो मैंने कहा भाई रिचेस्ट फार्मर ग्रुप है मेरा, मैं उसका चेहरा हूँ। ओके, मैं इस ग्रुप का चेहरा हूँ, लेकिन ऐसा नहीं कि मैं रिचेस्ट फार्मर ऑफ द अवार्ड है। ठीक है, ग्रुप में या परिवार में अगर एकता है, एक साथ मिलकर चल रहे हैं तो आप मजबूत हैं। अगर वही सारी लकड़ियाँ अलग अलग हो जाएं तो आप कमजोर हैं। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। अच्छा, आपकी फर्म में जो आदिवासी किसान हैं उन्हें लाभ का कितना हिस्सा मिल पाता है? देखिए, मेरा लक्ष्य ही ये था कि बस्तर में जो नक्सलाइट मूवमेंट है, जो एक ग्लैमर होता है जिसके कारण हमारे युवा भटकते हैं, तो मुझे लगा कि बस्तर में यदि यहाँ के युवाओं को बिना माइग्रेशन किए अच्छा रोजगार उनके खेतों में मिले, तो निश्चित रूप से वो ना तो माइग्रेशन करेंगे, ना ही भटकेंगे राह से। तो मैं एक लाभदायक खेती ढूंढने के पीछे एक यही कारण था, क्योंकि मेरा भविष्य तो सुनिश्चित था। चाहे मैं कॉलेज का प्रोफेसर होता है, ऑलरेडी जिसमें सिलेक्ट हो गया था, या मैं बैंक अफसर था, उसमें भी मैं मेरिट लिस्ट में था, तो मेरा भविष्य तो सुरक्षित था। तो मैं इसलिए आदिवासियों के लिए, चूंकि मेरा शरीर जो है बस्तर के ही अन्न जल से बना है, आप मानो या ना मानो, लेकिन मेरा लक्ष्य एकदम स्पष्ट है कि मैं बस्तर के लिए कुछ ऐसा करूं। काली मिर्च की पीछे 30 साल खर्चा करने के पीछे भी यही कारण है, क्योंकि 44% जंगल यहाँ है, साल के पेड़ खड़े हैं तरह तरह के। इन पे काली मिर्च अगर चढ़ा दें आप तो 2-3 साल बाद काली मिर्च फलने लगती है, 50 साल तक काली मिर्च देती है। ये यकीन करिए आप, बस्तर जो है पूरे विश्व का मसाला हब बन सकता है। काली मिर्च के जरिए ही यहाँ का एक आम परिवार जो 2 एकड़ 1.5 एकड़ की बाड़ी है, वो भी साल में 10 से 15 लाख रुपया
कमा सकता है। यह आप आए खेतों पे हमारे चल के देखें, ये कोई कहानी किंवदंती कथा कहानी नहीं है। आप धरती पे आए, उतरे, देखें, खुद गणित लगाएं और देखें कि सच में इतना फायदा है। तो ये आदिवासियों का ही कंपनी है, आदिवासियों का ही ग्रुप है। बहुत संभव है, मेरे मन में विचार है, मैं पहली बार शेयर करना चाहूँगा कि मैं अपनी पूरी ज़मीन घर इन सब का एक ट्रस्ट बना के आदिवासियों को देने की सोच रहा हूँ। जो तेरा तुझको अर्पण सबको, ताकि आने वाली पीढ़ियों को इसका आदिवासी समुदाय को लाभ मिले। मेरे बच्चे अच्छा पढ़ लिख के मेरे साथ खेती में जुड़े हैं और मेरा मानना है अपना घर परिवार चलाने में सक्षम है। सर अगले प्रश्न में आते हैं, क्या किसी गैर आदिवासी किसान ने जुड़ने का प्रयास नहीं किया आपकी फर्म में? आपकी फर्म में हमने देखा कि सिर्फ आदिवासी किसान ही हैं, तो ये क्या फर्म में गैर आदिवासी को आपने जोड़ा नहीं या कुछ और कहानी, हकीकत क्या है? देखिए, बस्तर में मेरा प्रथम लक्ष्य ये था कि जो छोटे छोटे किसान हैं जो कि ज़्यादातर आदिवासी हैं, इनको लक्ष्य के लिए रखा, लेकिन गैर आदिवासी से कोई परहेज नहीं रहा। देश के केवल बस्तर ही नहीं, पूरे देश भर के किसान, डॉक्टर, IIM किए हुए लोग, इंजीनियर्स, पढ़े लिखे युवा, यहाँ तक कि अमेरिका से नौकरी छोड़ के करोड़ों की यहाँ बस्तर हमारे फार्म पे आते हैं, यहाँ सीखते हैं, जुड़ते हैं और खेती कर रहे हैं। इस समय देश के 16 राज्यों में चैंप के साथ जुड़ के लगभग लाखों किसान जुड़ के इसकी खेती कर रहे हैं, तो कोई परहेज की बात नहीं है। हाँ, मेरी प्राथमिकता में बस्तर सबसे पहले है, यह सही है। अच्छा सर, कुछ दिनों पहले हमने समाचार पत्रों में पढ़ा था कि हेलीकॉप्टर खरीदी की आपने बात कही थी और सुनने में आया था भी, अब वो हेलीकॉप्टर कब आने हैं इसकी संभावना? देखिए, ये बात सही है, क्योंकि जितनी ऊंचाई पे काली मिर्च की खेती होती है और जितने बड़े बड़े हम लोगों के खेत हैं, तो उसको साधारण ड्रोन से, चूंकि ड्रोन में 20 लीटर से ज़्यादा भार उठाने की क्षमता नहीं है और लंबे समय तक काम नहीं करता, हर 15-20 मिनट पर बैटरी स्वैप करना है, बहुत सारी परेशानियों को देखते हुए हमने हेलीकॉप्टर लेना तय किया, एग्रीमेंट किया, R44 फाइनल किया, कंपनी से हमारा एग्रीमेंट हो गया है मेंटेनेंस का, लगाने का, सब चीज़ों का। और अब सवाल ये है कि केवल हमें बस्तर में लाने की अनुमति और सिविल एविएशन जो मिनिस्ट्री है वहाँ से परमिशन की ज़रूरत है। इसके लिए हमने एक जो प्रोफेशनल सर्विसेज देने वाली संस्था है और उससे हमने टाई अप किया हुआ है, वो इस पे काम कर रही है, क्योंकि अब तो खेती वाले हैं, टेक्नोलॉजी वाले नहीं हैं, तो वो पूरी सर्विस मुहैया करा रही है। सामने चुनाव को देखते हुए मुझे लगता है 2-4 महीने और विलम्ब होगा और मुझे उम्मीद है कि जल्द से जल्द हम ले आएंगे, जिससे करीब 50 गांव जो है वहाँ दवाई का छिड़काव हो पाएगा और उत्पादन में मेरा मानना है 20% तक वृद्धि होती होगी। और साथ ही साथ बस्तर के जो जंगल और हमारे खेत, विशेषकर हमारे प्लांटेशन जो गर्मियों में जलते हैं, जिससे करोड़ों का नुकसान होता है, वो भी हम तत्काल हेलीकॉप्टर से 15 मिनट के अंदर आग को बुझा लेंगे। जी जी। जो कि आज तक हम कहीं भी आग लगती है तो कहीं भी नहीं बुझा पाते हैं, क्योंकि जहाँ आग लगती है वहाँ कोई ट्रक में या कोई फायर ब्रिगेड जाए, ऐसा कोई रोड तो होता नहीं। तो इसलिए हम केवल मूक दर्शक बन के पिछले 40 साल से जंगलों को जलते देखे हैं। लेकिन हमने जो तय किया है कि हम जंगल की आग को भी कंट्रोल कर पाए, खेती में 20% ज़्यादा उत्पादन हो। और आपको जान के आश्चर्य होगा कि अभी जब हम हाथ से छिड़कते हैं दवाइयाँ, तो जितना खर्चा लगता है उसमें, उससे कम में हेलीकॉप्टर हो जाएगा। अच्छा अच्छा। अच्छा, देश में हाल ही में एक बड़ा किसान आंदोलन हुआ था, वो किसान आंदोलन अब फिर से शुरू हो गया है, तो इसमें आपकी कुछ भागीदारी थी क्या, या चूंकि आप किसान हैं इसलिए हम ये पूछ रहे हैं? जरा इसके बारे में और गहराई में आप जाएंगे तो पाएंगे, जब तीनों कानून के खिलाफ आंदोलन हुआ था, उससे पहले राकेश टिकैत, युद्धवीर सिंह चौधरी जैसे सारे बड़े किसान नेता यहाँ आए थे, क्योंकि बड़ा भ्रम था कि इनके ये तीनों कानून तो बड़े अच्छे हैं। तो तीनों कानून पहली बात तो पूरी तरह से खराब भी नहीं थे और अच्छे भी नहीं थे, ज़्यादातर कारपोरेट के पक्ष में सारी कंडिकाई थी। तो सबसे पहले हमने बुलाया, और जहाँ इस समय बात कर रहे हैं चुनाव, वो सारे किसान नेता यहाँ आए थे, यहाँ बैठकें हुई और प्रमुख भूमिका हमने निभाई। और इस समय 45 किसान संगठनों का जो महासंघ है, अखिल भारतीय किसान महासंघ, उसका मैं राष्ट्रीय संयोजक हूँ। और जो सबसे बड़ा मुद्दा अभी आंदोलन में चल रहा है, न्यूनतम समर्थन मूल्य, MSP, कि भाई MSP नहीं तो वोट नहीं वाली जो बात चल रही है, इस आंदोलन में 225 किसान संगठन हैं और मैं उसका इकलौता राष्ट्रीय प्रवक्ता हूँ। तो लगातार हम लोग किसानों के मुद्दे पे शांतिपूर्वक तरीके से, अहिंसक तरीकों से अपना आंदोलन चला रहे हैं और हमें पूरी उम्मीद है सरकार, क्योंकि किसान देश के ही हैं, तो सरकार निश्चित रूप से हमारी बात भी मानेगी। जी। आखिरी प्रश्न में आते हैं, होटल क्लार्क को लेकर के एक समय आपका नाम आया था, उसमें क्या हकीकत क्या है?
और देखिए इसमें कोई अगाथा क्रिस्टी की हिस्ट्री नहीं है। और सारे रिकॉर्ड, सारे कानून, सारे पेपर सामने हैं। ज़मीन हमने खरीदी, होटल में हमने पैसा लगाया, लेकिन जिनके साथ मिलके हमारे चार्टर्ड अकाउंटेंट ने टाई अप करवाया था, हम तो बस्तर के रहने वाले किसान हैं, वो संयोग से उन्होंने धोखा दिया और धोखेबाजी के शिकार हुए। फिर हम जी लगातार कोर्ट में हैं और हमें न्यायालय में मामला है, क्योंकि होटल के निश्चित रूप से हम मालिक हैं, ज़मीन के भी मालिक हैं। तो हमें पूरा यकीन है जल्द ही इसमें न्याय होगा। हालांकि हम होटल चलाने का ना तो हमारे को कोई अनुभव है, ना कोई रुचि है, लेकिन जब खेती बड़ा उतार चढ़ाव कर होता है तो एक समय हमारे चार्टर्ड अकाउंटेंट ने कहा कि नियमित आमदनी के लिए बड़ा अच्छा साधन है। अच्छा। और एक अच्छे पार्टनर के साथ हम आपको जोड़ देते हैं, हर महीने आमदनी होगी। हमें भी अच्छा लगा, लेकिन संयोग से वो समझ लीजिए वो डिसीजन गलत साबित हुआ। अच्छा। और हमें समझ में आ गया कि खेती के अलावा हमें और कहीं डाइवर्सिफिकेशन नहीं करना चाहिए। तो भविष्य में आपके क्या प्लान है? भविष्य में मेरा मानना है कि देखिए अभी हमने बस्तर के लिए और पूरे देश के लिए काली मिर्च की नई वैरायटी ढूंढी, जो कि 3 गुना से ज़्यादा उत्पादन देती है और जिसकी पूरे देश में धूम मची हुई है। ऑस्ट्रेलियन टीक जो हमने ढूंढा 7-8 साल में लकड़ी देता है, उसका बड़े पैमाने पर रोपण हो रहा है। भारत सरकार की शीर्ष संस्था है CSIR। तो CSIR IHBT पालमपुर के साथ मिलके स्टीविया, जो कि एक पौधा होता है जिसकी पत्तियां शक्कर से 25 गुना मीठी है, तो उसकी बिना कड़वाहट वाली स्टीविया की वैरायटी हम विकसित करने में 5 साल से लगे हैं। अच्छा। भारत सरकार के साथ हमने समझौता किया है CSIR IHBT के साथ, और जल्द ही उसकी शक्कर बनाने का कारखाना भी छोटा सा यहाँ डाल रहे हैं, जो बस्तर ही नहीं, छत्तीसगढ़ ही नहीं, भारत का पहला अपनी तरह का स्टीविया का शक्कर बनाने का कारखाना होगा। इस तरह कई योजनाएं हैं जो केवल खेती और खेती से जुड़ी हैं। अभी हम हर गांव में हर किसान को 5 काली मिर्च, 5 ऑस्ट्रेलियन टीक और 5 अनाटो का पौधा बांट रहे हैं। तो काली मिर्च का ऑपरेशन ब्लैक गोल्ड के नाम से, और अनाटो यानी सिंदूरी का पौधा ऑपरेशन केसरिया के नाम से चल रहा है, जिसमें इस समय करीब 50 गांव पे हम दे चुके हैं। पिछले साल 16,000 पौधे हम बांटे और 5 सालों में 7 लाख पौधा बांटने का लक्ष्य है हमारा। अगर ये पूरा हो जाता है तो आप देखेंगे एक काली मिर्च और मसाले और सिंदूरी जैसी जो अनमोल फसलें हैं उनका मुख्य सेंटर बस्तर हो जाएगा। क्या बात है। अच्छे मुकाम पर हैं, देश में आपका एक बड़ा नाम है। इसमें हमारे दर्शक जानना चाहते हैं कि इस मुकाम तक आपको पहुंचाने में जाहिर तौर पर किसी न किसी को आप क्रेडिट देना चाहेंगे। ऐसे कौन कौन लोग हैं जिन्हें आप क्रेडिट देना चाहेंगे? सर, पहली बात तो मैं ये सफलता को राजाराम त्रिपाठी की सफलता नहीं मानता, मैं एक टीम की सफलता मानता हूँ। और टीम में बस्तर के जो आदिवासी भाई हैं, सबसे पहले मैं उन्हें, जो लगातार हर उतार चढ़ाव में मेरे साथ कंधे से कंधा मिला के लड़े। मेरे 8 भाई हैं, मैं सुशील हैं, अखिलेश हैं, मिथिलेश हैं, विवेक हैं, अनुराग हैं, रमाशंकर हैं, सभी भाइयों ने हमेशा सहयोग दिया। इसके अलावा मेरे पिताजी जगदीश प्रसाद त्रिपाठी, मेरी माताजी सावित्री जी, मेरी चाची राजपति देवी, हीरा त्रिपाठी जी, सारे लोगों ने हमेशा मुझ पे विश्वास कायम रखा। इसके अलावा गुरुओं में अगर बात करूं तो डॉक्टर सहदेव साहा हैं, डॉक्टर गुरपाल सिंह जरियाल हैं, मेरे सर नायडू सर हैं जो मुझे पढ़ाया है, जिन्होंने लंबी लिस्ट है जो लगातार तीसरी पीढ़ी तक काम कर रहे हैं लोग। हिरदू राम हैं, सोमन नेताम हैं, घनश्याम नाग हैं, शंकर नेताम हैं, जसवती नेताम हैं, कृष्णा नेताम हैं, संजय खुर्राम हैं। ऐसी बड़ी लिस्ट है जो 2500 साल से साथ में एक फार्म पे, एक जगह पे अपना समझ के काम कर रहे हैं। तो मैं तो केवल एक चेहरा हूँ, वास्तव में सफलता इन सब की है। और इसीलिए मैं जब भी मुझे अवार्ड मिलता है तो मैं सब इन्हीं को समर्पित करता हूँ। बिल्कुल बिल्कुल। मीडिया ने भी बहुत मेरा साथ दिया। मेरा मानना है हर अच्छे बुरे दिनों में मीडिया ने हौसला बढ़ाया। मैं बस्तर में मीडिया के पितृ पुरुष रहे हैं दिलशाद नियाजी जी, उन्हें भी मैं क्रेडिट दूंगा। उनसे भी हमने पत्रकारिता का कहरा सीखा था। मेरे जी रमाशंकर वाजपेयी जी, मैंने सबसे पहले रमाशंकर वाजपेयी जी और अनिल श्रीवास्तव और मैं तीनों ने मिलकर एक समाचार पत्र चालू किया था, बस्तर टुडे, जो कुछ दिनों तक चला, लेकिन अर्थाभाव के कारण हम तीनों मित्रों के बीच एक जावा थी। अंत में उस जावा को बेच के हम लोगों ने धमतरी का उसका छपने का कर्जा पटाया था और कान पकड़ा कि जीवन में पत्रकारिता नहीं करेंगे। सर, एक दौर था जब जो हमारे राष्ट्रपति थे कलाम साहब,
वो बस्तर आए थे, हालांकि उस वक्त वो राष्ट्रपति नहीं थे, तो आपके फार्म हाउस में विजिट किए थे, वो क्या किस्सा था? क्योंकि हमने न्यूज़पेपर्स में ऐसा कुछ पढ़ा था जी। देखिए, DRDO जो है, DRDO का एक बड़ा सेटअप हमारे छत्तीसगढ़ में था। पहले तो मध्य प्रदेश था, तो उस समय कलाम साहब यहाँ आते थे, चूँकि DRDO के हेड थे, वो अध्यक्ष थे, चेयरमैन थे। और उनके आने के रास्ते में, जगदलपुर आने के रास्ते में राजनगर में हम लोग हर्बल की खेती शुरू किए थे। अच्छा। और एक बोर्ड लगाए हुए थे हर्बल की खेती। तो एक सुबह करीब 10 बजे के आसपास मुझे फ़ोन आया, हमने एक फ़ोन वहाँ लगवाया हुआ था जी, व्हील फोन, तो कि एक सज्जन आए हुए हैं एम्बेसडर में और वो बोर्ड को देखना चाहते हैं। मैं बोला ठीक है, दिखा दो। ऐसे पूछा कौन है, तो बोले वो सफ़ेद हाफ शर्ट पहने हैं और सफ़ेद लुंगी पहने हैं और एम्बेसडर का नेम प्लेट पे लाल रंग का पट्टी लगा हुआ है। अच्छा। कोई बड़े अधिकारी है लगता है। तो मैं बोला ठीक है, उनको दिखा दो। और वो गए, देखे, खोद के दिखाओ, बोले सब देखे। और उसके बाद बोले किधर है इसके मालिक, किधर है? तो बोले कोंडागांव। तो नंबर उन्होंने पूछा, लिख दो। और फिर वो सीधा यहाँ आए कोंडागांव। वो जा रहे थे रायपुर वापस, तो मुझसे मिले और उन्होंने फिर अंग्रेजी में बात की। उन्होंने कहा, मैन यू आर ग्रोइंग व्हाइट गोल्ड। अच्छा। सफेद। उन्होंने अप्रिशिएट किया मुझे। एंड यू मतलब बोले यू आर डूइंग ग्रेट वर्क। मेरा ईमेल एड्रेस है, नया ईमेल चालू हुआ था, ईमेल एड्रेस दिया उन्होंने और पीठ थपथपाई। और उन्होंने कहा, मैन डोंट सेल इट इन गिली बैग्स। मुझे आज ख्याल है, बोरे में मत बेचो, क्योंकि हमारे यहाँ बोरे में भर के उसकी रखी हुई थी। उन्होंने देखा, बोले वैल्यू एडिशन में जाओ, संस्कृत करो इसको, इसका प्रोडक्ट बनाओ। अच्छा। तो मैंने जी तो बोल दिया, लेकिन अब हम लोग बस्तर के लोग कोई प्रोडक्ट बनाने के जानकारी पता नहीं था। लेकिन उनकी याददाश्त इतनी जबरदस्त थी, जब वो राष्ट्रपति बने और दीक्षांत समारोह हुआ, जैसा अभी 5 मार्च को होने वाला है बस्तर में, ऐसा ही दीक्षांत समारोह रविशंकर यूनिवर्सिटी में हुआ। अच्छा। और राष्ट्रपति जी दीक्षांत समारोह में आमंत्रित हुए। जब उनका आना हुआ तो उन्होंने खबर की कि भाई एक बस्तर में एक किसान है राजा राम त्रिपाठी, उसे बुलाओ, उससे हमें मिलना है। अच्छा। संयोग की बात है कि उस समय मैं रविशंकर विश्वविद्यालय के कार्य परिषद का मैं भी मेंबर था। दीक्षांत समारोह में भी गया, लेकिन वहाँ इतनी Z+ सुरक्षा थी, मैं मिल नहीं पाया उनसे, चाहते हुए भी। उसके बाद मैंने सोचा अब राष्ट्रपति जी से मिलना तो नहीं हो पाएगा। इसी बीच फिर मेरे पास फोन आया कि पासवान जी उस समय थे, मेरे ख्याल से ADG जी। उन्होंने कहा कि त्रिपाठी जी, चूंकि बस्तर में भी रहे हैं तो जानते थे, उन्होंने कहा आपसे प्रेसिडेंट साहब मिलना चाहते हैं। अच्छा। आप तुरंत राजभवन आ जाइए। मैं दौड़ते गिरते पहुंचा राजभवन। वहाँ जब पहुंचा तो पता चला कि वो निकल गए हैं एयरपोर्ट के लिए। अच्छा। लेकिन खबर छोड़ा है कि बस्तर से अगर किसान आएगा तो उसको एयरपोर्ट भेजना। अच्छा। तो हमने कहा हमारे हैं वहाँ, खबर भेज दो। हम एयरपोर्ट गए। अब एयरपोर्ट भी Z+ राष्ट्रपति आए हैं तो घुसना बड़ा कठिन, पुलिस वाले घुसने न दें। खैर अंदर से DJ पासवान जी आए, उनको पता चला, वहाँ लंबी लाइन थी मिलने वालों की। लेकिन वो अंदर से उन्होंने बोला राजा राम त्रिपाठी आए, तो बोले किसान को वेट नहीं कराना है। अच्छा। उन्होंने जो बोला, जब मैं अंदर गया तो बताए, वहाँ पे मुझे ख्याल है सरोज पांडे मैडम और बहुत सारे लोग थे जो इंतजार कर रहे थे। और चूंकि मुझे पीछे मैं बाद में आया और मुझे मिलने ले गए तो सब नाराज भी हो गए। अच्छा जी। लेकिन अब चूंकि राष्ट्रपति जी बुलाए हैं तो जब मैं जा रहा था तो सब नज़रों से भाले बरछी बरसा रहे थे मेरे ऊपर। लेकिन मैं जब गया लाउंज में मिला उनसे, मैं था, मेरे साथ पत्नी भी थी, मेरी पत्नी शिप्रा भी थी, जसवंती नेताम भी थी। तो जब हम तीनों गए तो उन्होंने कहा कि सबको बोलना एपोलाइज कर देना कि फार्मर कांट वेट। तो आए और वो बात करने लगे, अभी कैसा खेती है आपका? तो मैं बोला सर ऐसा कर रहा हूँ। उन्होंने अगेन बोला, आर यू सेलिंग इन गिनी बैग्स? अच्छा। अभी भी बोरे भर के बेच रहे हो? मैं बोला यस सर। बोले नो नो नो। राष्ट्रपति जी ऐसे हाथ पकड़ के अब पूरे अपनत्व के भाव से, मैन यू शुड गो फॉर द प्रोसेसिंग, आई हैव वेरी गुड फ्रेंड्स। मैं उनको भी बोलूंगा आपको मार्केटिंग मदद करेंगे। जब देश का राष्ट्रपति आपका हौसला बढ़ाए, उस दिन मैंने तय कर लिया कि मैं प्रोडक्ट बना के रहूंगा। हालांकि जब अंदर गया तो लेबल एक्ट, FDA अप्रूवल, लाइसेंस, टेस्ट रिपोर्ट, हमको 10 साल लग गए, 10-12 साल लग गए। अच्छा। एक जनरेशन खत्म हो गई। अभी बिटिया आई IPR पे, तो अब वो जाके प्रोजेक्ट बना रही है। अच्छा। तो लेकिन उसके बाद कलाम साहब ने हमें राष्ट्रपति भवन बुलाया। अच्छा। लंच पे, और
उस दिन 2 बार बीच में उनके जो ड्रेस पहने हुए उनके जो आते हैं सुरक्षा गार्ड एकदम लंबे लंबे सफ़ेद ड्रेस में, वो 2 बार आके बताए सर दिल्ली में कोई डेलीगेशन वेट कर रहा है। उन्होंने कहा नथिंग लेट देम डू, बहुत कैजुअली लेते थे। फिर राष्ट्रपति भवन बुलाए तो हम करीब 11 किसान मेरे नेतृत्व में हम गए देश के जो चैंप के अलग अलग राज्य के हमारे मेंबर हैं, मिले वहाँ पे भी उनके साथ लंच लिया और फिर उन्होंने कुछ गिफ्ट दिया हमको अवार्ड स्वरूप, जिसे हम आज भी रखे हैं। और उन्होंने मतलब अपना फार्म, हर्बल फार्म घुमाया, हम कुछ पौधे ले गए थे दिए। तो वो जो उसने जो ऊर्जा दी हमें और हमारे पूरे समूह को, निश्चित रूप से उससे हम लोगों को ये सफ़र तय करने में बड़ी मदद मिली। समय समय पे हमेशा वो ख्याल करते थे जब भी आते थे छत्तीसगढ़ या कहीं कि राजाराम कैसे हैं, क्या काम कर रहे हैं। मेरा मानना है अब्दुल कलाम जैसे लोग किसी देश के लिए बहुत बड़े एसेट होते हैं। एक बड़ी पूरी पीढ़ी को, मेरे जैसे कितने राजाराम को उन्होंने चार्ज किया होगा। बिल्कुल। तो ये मेरी ज़िंदगी का एक अनमोल संस्मरण है जी। दर्शकों, ये थे डॉक्टर राजाराम त्रिपाठी जी जिनसे हम चर्चा कर रहे थे और वो अपने संस्मरण हमसे बता रहे थे, वो किस तरह से इस मुकाम तक पहुँचे और क्या क्या उन्होंने चुनौतियों का सामना किया। अगली बार किसी अन्य शख्स के साथ आपकी मुलाकात हम करवाएंगे। नमस्कार।